नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाने में सहयोग करें और साथ में आप वीडियो को बाद में शेयर भी करें। महाराष्ट्र के चुनाव में इस समय योगी का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। हुआ ना आश्चर्य आपको? जी हाँ, 2 दिन पहले ये बात हुई थी कि योगी जी वापस आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है। 9 उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उनकी आवश्यकता है। लेकिन वो आए, 2 रैली कल उन्होंने संबोधित की, आज उनको वापस महाराष्ट्र बुला लिया गया। हर स्थान पर, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो पश्चिमी महाराष्ट्र हो, चाहे वो नॉर्थ महाराष्ट्र हो, सभी जगह योगी जी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है महाराष्ट्र में। और ये तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही विश्वसनीय जो पत्रकार हैं भाऊ तोरसेकर जी, उन्होंने ये कहा कि भाई इस समय अंडर करंट है, और वो अंडर करंट न मोदी का है, न अमित शाह का है, न किसी और का है, न देवेंद्र फडणवीस का है। इस समय जो अंडर करंट है महाराष्ट्र में वो योगी का है। अब योगी का अंडर करंट क्या गुल खिलाएगा इसका कुछ पता नहीं है। और इसी अंडर करंट के कारण आपने देखा होगा कि तरह तरह की बयानबाजियाँ, तरह तरह की पैंतरेबाजियाँ हो रही हैं। सबसे पहले बात यदि करें कि भाई जो बटेंगे तो कटेंगे, जिस बयान की सबसे पहले अजीत पवार ने एक प्रकार से खिलाफत की, तो वो जो मुखालफत या जो विरोध है वो उन्होंने क्यों किया? वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी सारी राजनीति इस बात पर निर्भर है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिल के मेजॉरिटी मार्क नहीं पहुंचनी चाहिए। मेजॉरिटी मार्क तो पहुंचनी चाहिए, लेकिन उनकी सहायता से ही पहुंचनी चाहिए। उनकी सीटों की संभावना बताई जा रही है कि सबसे कम है, यद्यपि वो 55 सीटें लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 40% से ऊपर नहीं रहेगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो 20 से 25 के बीच में सीटें जीतेंगे। ये जो 20 से 25 से सीट में जो जीतने वाले हैं वो भी कहाँ जीतेंगे? उन्होंने कई स्थानों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। जैसे ठाणे में मुंब्रा की सीट है, मुंब्रा की सीट पर उन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। 3 सीटों पर उन्होंने मुंबई में मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। उनमें से एक में तो उनका जो है वो शिवसेना से फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, जिस पर नवाब मलिक लड़ रहे हैं। इससे उनका जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि भाई वो 20 से 25 सीटों के आसपास जीतेंगे। तो इसलिए वो किसी भी स्थिति में नहीं चाहते कि भाई जो शिवसेना का और भाजपा का जो टोटल काउंट है वो 120 से ऊपर जाए, या 120 से 125 से ऊपर जाए। तो इसलिए उनके लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया था कि भाई ये जो नारा बटेंगे तो कटेंगे वाला जो है वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि टेकन द इलेक्ट्रेट बाय स्टॉर्म, वो स्थिति हो रही है। नारा तो हरियाणा में लगाया था सबसे पहले उन्होंने, ये उसका जो संदर्भ था वो बांग्लादेश था कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और वो जो बंटने की बात थी, वो बंटने की बात न केवल आपस में जातिगत रूप से बंटने की बात थी, वो इसकी भी थी कि भाई जैसे कि बांग्लादेश और भारत बट गया, भारत और पाकिस्तान बट गया, तो जो बटे और उधर रह गए वो कट रहे। तो दोनों स्थितियों में और दोनों संदर्भों में उन्होंने ये बात कही थी। हरियाणा में नारा नया नया था, उस समय यह अनुमान नहीं था कि इसका क्या प्रभाव होगा। हालांकि इसकी जो प्रतिध्वनि थी वो सुनाई पड़ रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन इसका जो पूरा इम्पैक्ट था वो चुनावों के बाद ही पता चला कि भाई ये नारा तो बहुत ही ज़बरदस्त जोर पकड़ गया। ऐसा जोर पकड़ गया महाराष्ट्र में जिसकी की कोई उपमा नहीं मिल रही। और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में उसने अपना प्रभाव दिखाया, जैसे कि
जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ वो नारा जो है वो जोर पकड़ गया, वो जींद में जोर पकड़ गया, वो हिसार में जोर पकड़ गया, वो भिवानी में जोर पकड़ गया। और कांग्रेस की और हुड्डा परिवार की ऐसी तैसी हो गई। अब जो दिख रहा है, अब आप ये देखिए कि इसका क्या, जो चुनाव का विश्लेषण इस बार मैं दूसरी तरह से कर रहा हूँ। मैं चुनाव का विश्लेषण दोनों तरफ से देख रहा हूँ कि भाई चुनाव का विश्लेषण जो है वो इससे भी किया जाना चाहिए कि पार्टियां अपना नैरेटिव किस ओर लेके जा रही हैं। लोकसभा चुनाव का यदि आप विश्लेषण करें तो लोकसभा में पूरी तरह से एक विकासवादी एक नैरेटिव मोदी जी ने चलाया था, और विकासवादी नैरेटिव के चलते उन्होंने यही बात कही थी कि विकासवादी नैरेटिव के साथ साथ हम 400 सीटें जीतेंगे। पहले राउंड के बाद ही उनको पता चल गया कि मामला गड़बड़ है, और पहले राउंड के बाद उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके और वो हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी नैरेटिव बीच चुनाव में बदल पाना बड़ा दुष्कर होता है, ख़ासतौर से तब जब आप देख रहे थे कि भाई योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से अपना हाथ ही खींच लिया था। वो तो उत्तर प्रदेश में प्रचार भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनसे कहा गया कि नहीं नहीं आप प्रचार करो, तो वैसे वो अनुशासित हैं सिपाही, तो जो उनको निर्देश दिया गया तो वो उन्होंने अपना कार्य एक प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी जो करनी थी वो कर दी। लेकिन नीचे नीचे सभी को पता था कि भाई योगी जी जो है वो किसी भी तरह से राजी नहीं है, पूरी तरह से खिन्न है, उनकी पूरी अनदेखी की गई है। वीके सिंह जैसे कैंडिडेट को उनके कहने के बाद भी ड्रॉप कर दिया गया, तो उसका आपने पूरा का पूरा परिणाम देख लिया। और वहीं से आरंभ हुआ, वो वीके सिंह वाले मामले से ही हल्ला गुल्ला शुरू हुआ। उसी के चलते जो एक बिल्कुल कटिबद्ध वोट है भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि राजपूत वोट, ठाकुर वोट, वो हिला। उसके हिलने की वजह से आप मुजफ्फरनगर जैसी, कैराना जैसी, सहारनपुर जैसी सीट हार गए। यदि वो नहीं हिलता तो ये सारी सीटें आपके पास आती। और बाद में फिर उसके बाद जब सोने में सुहागा, जब नड्डा जी ने कह दिया कि आरएसएस की उनको आवश्यकता नहीं है, और अमित शाह जी ने, जो केजरीवाल ने कहा था कि हटा दिया जाएगा योगी जी को, इस बात का खंडन नहीं किया, तो सोने में सुहागा हो गया। उसके बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से सफाया हो गया। न केवल पूरी तरह से सफाया हो गया, आपने ये भी देखा कि वाराणसी जैसे क्षेत्र में भी स्थिति खराब हो गई, और केवल योगी जी का जो क्षेत्र था, उनके आसपास का क्षेत्र था, उसमें एक सम्मानजनक स्थिति रही। ये काम हरियाणा में आरंभ से किया गया, यही नैरेटिव जो कि बीच में पकड़ा। 2-3 राउंड के बाद, बल्कि मैं कहूँगा दूसरे राउंड के बाद में, इन्होंने वहाँ नैरेटिव बदलने का प्रयास किया। ये कहने का प्रयास किया, जब इनको पता चला कि यहाँ सब लोग जो है वो आरक्षण के बचाव में लग गए। राजस्थान की जो पहले राउंड की स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी, यद्यपि पहले से बता दिया गया था कि इस तरह का नैरेटिव चल रहा है। उसके बाद भी कोई प्रयास विशेष किए नहीं गए। यहाँ तो राजस्थान में तो आप ये देखिए कि जो संगठन महामंत्री होता है, जो संघ की तरफ से आता है, जो भारतीय जनता पार्टी में जो भी पार्टी होती है उसका संगठन महासचिव हर प्रदेश में संघ से ही आता है, उसको संगठन महासचिव कहते हैं। तो यहाँ तो संगठन महासचिव की नियुक्ति ही नहीं थी। जो संगठन महासचिव थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया तेलंगाना में उन्होंने अच्छा कार्य करके दिया। लेकिन राजस्थान जहाँ 25 की 25 सीटें आती थी, आप ये देखिए कि पहला राउंड जो 13 सीटों का था, उस 13 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, केवल 4 सीटें जीती, और उसमें से भी एक जो है वो डबल फिगर में केवल जीती। डबल फिगर क्या, शायद ट्रिपल फिगर में 150 वोट से या इस तरह से कुछ जीती। तो इस बार हरियाणा में ये कार्यक्रम नहीं हुआ, यानी कि जो भी नैरेटिव था वो आरंभ से रहा, आरएसएस को साथ लिया गया, योगी जी को आगे रखा गया,
अब ये कहने में किसी भी प्रकार की कोई हमें संकोच नहीं है कि योगी जी निश्चित रूप से अब नंबर 2 के नेता हैं और एक मास लीडर हैं जिनकी एक मास अपील है। एक होता है नेता जो संगठन का नेता होता है, जो कि अमित शाह है निर्विवाद रूप से, और एक नेता होता है जिसकी कि मास अपील होती है। वो मास अपील मोदी जी की है और अब योगी जी की भी है। इसीलिए योगी जी को स्थान स्थान पर आमंत्रित किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र में क्या करते हैं देखिए, झारखंड में भी ये किया गया और हिमंत बिश्व शर्मा को, जो कि योगी जी का ही एक परिमार्जित रूप कह सकते हैं उसको, लेकिन है वो योगी जी वाले ही टेम्पलेट में उसी मॉडल के हैं वो। उनको तो झारखंड का इंचार्ज बनाया गया, झारखंड का प्रभारी बनाया गया, और इधर महाराष्ट्र में ब्लिट्स हुई पूरी। और योगी जी को जब उतारा गया तो योगी जी के इस नारे ने जनमानस को छुआ है। ये अधिकांश जो वहाँ के जो ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं, और ये नैरेटिव चलाया, ये नैरेटिव सभी ने अंगीकार किया। प्रधानमंत्री भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पे आरंभ से लगे हुए हैं। किसी भी तरह से योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को किसी भी प्रकार से झुठलाने का प्रयास नहीं किया गया। जैसा मैंने बताया, जो अजीत पवार ने किया उसका उनका अपना निहित स्वार्थ है। उनका निहित स्वार्थ जो हमें, जैसा मैंने बताया आपको, वो है कि बम्पर जीत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से पंकजा मुंडे इत्यादि जो है, खैर वो तो अब काउंट ही नहीं करती, ना एमएलए का चुनाव जीत पाई, ना एमएलसी का चुनाव जीत पाई। अब उनके वो धनंजय मुंडे खड़े हुए हैं एनसीपी से। वैसे तो धनंजय मुंडे से उनकी प्रतिद्वंदिता चलती है अपने वहाँ पे, लेकिन इस समय कोई और गठजोड़ हो गया है, वो भी एनसीपी के लिए। अब वो एनसीपी के लिए बैटिंग कर रही हैं। हो सकता है कल को एनसीपी में ही चली जाए, कौन कह सकता है। अब योगी का प्रभाव महाराष्ट्र में ये देखिए कि जो नेता लाए जा रहे हैं लगातार, जो जिस प्रकार की बातें हो रही हैं पिछले 3-4 दिन में, जो भी वार्तालाप हुए हैं, जो भी परिचर्चाएं हुई हैं, वो कौन आगे बढ़ा रहा है? उनको आगे बढ़ाने वाले लोगों में है नवनीत राणा, माधवी लता और अबव ऑल टी राजा सिंह, और उससे भी अधिक अपील इस समय जो चल रही है वो है पवन कल्याण की। पवन कल्याण जो हैं वो विशेष करके मराठवाड़ा क्षेत्र में, जो कि पुराने निज़ाम के हैदराबाद का राज्य हुआ करता था, उसमें तो उन्होंने पूरी तरह से एक सुनामी ला दी। तो भाई ये जो कॉम्बिनेशन अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लगाया है, और साथ में जैसा कि रिपोर्ट आ रही कि जो कीर्तनों के जत्थे चौमासे में चलते हैं, चातुर्मास में, तो वो कीर्तन जत्थे जो हैं, वो कीर्तन करने वाले जो जत्थे हैं वो गाँवों में फैले हुए हैं। उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक आनुषांगिक संगठन कर रहा है, और वो इम्पैक्ट चारों तरफ से देखने को मिल रहा है। और उनका जो विशेष प्रभाव है वो विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ही है। अब यही 3 क्षेत्र थे जहां लोकसभा चुनाव में महायुति बुरी तरह से पिछड़ी थी। 5% पीछे थी पश्चिमी महाराष्ट्र में, 11% मराठवाड़ा में और 10% विदर्भ में। इन्हीं क्षेत्रों में आप देखिए कैसे हो रहा है। और नवनीत राणा के कल के कार्यक्रम में जम के हंगामा हुआ। उनके कार्यक्रम में कुछ भाईजान लोग आ गए और उन्होंने उनके कार्यक्रम में हंगामा किया, टेम्परेचर चढ़ा, और इस समय जो है पता चला, सवेरे ये पता चला कि वो बैठी हुई हैं नवनीत राणा पुलिस स्टेशन पर और डिमांड कर रही हैं कि साहब किया जाए। इससे किसका नुकसान हुआ, किसका फ़ायदा हुआ? ये सोमानी जो है ये करता क्या घूम रहा है? ये एक हाइपर रिएक्शन है, या कि ये जो ओवैसी वाला ग्रुप है वो ये चाहता है कि कांग्रेस को पुल डाउन करे?
क्या है ये? आखिरकार नोमानी की क्या औकात है? नोमानी कौन है? नोमानी वो है जिसने तालिबान के राज्य का, जब तालिबान आया था 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था, तब उसका स्वागत किया था। ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि भाई मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको प्रोमिनेंस ला के और उसका रिएक्शन जो है वो देखने में आ रहा है। मुस्लिम वोट पे उसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, मैं साफ बता दूं आपको, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम वोट जहाँ है वहीं रहेगा। लेकिन इधर तो मामला पूरी तरह से Catch-22 हो गया है। तो अब आप देखें, मामला जो है वो योगी जी ने पलट दिया है, मोदी जी ने उनको समर्थन दे दिया है, अमित शाह जी की सभाएं कैंसिल हो गई हैं, उनकी जगह पर स्मृति ईरानी जी जा रही हैं। अमित शाह जी की सभाएं कैंसिल क्यों हुई हैं? वो संभवतः मणिपुर के कारण हुई हैं। मामला बहुत ही दिलचस्प है और मैं लगातार आपको नीचे से जो मेरे पास समाचार आ रहे हैं वो मैं आपको इसी प्रकार देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।